हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया जी। आज हम लोग अपने जीएसटी के सेकंड सेशन यानी कि चैप्टर नंबर 1 का सेकंड और लास्ट सेशन डील करने वाले हैं। इस सेकंड सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? बेसिकली फीचर्स ऑफ जीएसटी, या इस पे कह सकते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, ओवरऑल कंसेप्ट या उसका फ्रेमवर्क आपके दिमाग में तैयार होगा। लास्ट सेशन में हमने पिछली बातें, हिस्ट्री, जीएसटी कैसे आया, जीएसटी के प्री जीएसटी रेजिम कैसा था, सिस्टम क्या था, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो हमको ये पता चला कि जीएसटी लाने के पीछे का रीज़न क्या है और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। मजबूरी थी। क्यों मजबूरी आई वो भी देखा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जीएसटी सिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है। एक बार अगर हमें हर चीज़ पता चल जाए ना, ऊपर-ऊपर से भी एक बैकग्राउंड मिल जाए ना, तो आने वाले चैप्टर्स के बारे में भी हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमको जीएसटी के अंदर डिटेल में किन-किन चीज़ों को थॉरोली नॉलेज एक्वायर करना है। ज़रा देखते हैं। अगर हम जीएसटी इन इंडिया की बात करें, तो ये हमारा ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है। सर, सिंगल वन नेशन वन टैक्स कि वन नेशन डबल टैक्स, या वन नेशन उतने टैक्स जितने स्टेट्स? नहीं, सर, कन्फ्यूज़न है। अब मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी इंडिया में ड्यूअल जीएसटी बना है, यानी एक साथ 2 जीएसटी लगते हैं। हुआ क्या कि हमारे पुराने सिस्टम में वैट स्टेट गवर्नमेंट के पास था और सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, प्लस सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। अब ये बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जो स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो सेंट्रल टैक्स था। सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा था। अब ये तय हुआ कि चलो भाई, जीएसटी में दोनों गवर्नमेंट अपना-अपना हिस्सा रखेंगी, 50-50%। सेंट्रल गवर्नमेंट और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बराबर-बराबर हिस्सा रहेगा, बात खत्म, टेंशन ही खत्म। अब जो पहले हिस्सा एक बहुत बड़ा वैट का स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता था, केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता था, अब उसका हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सर्विस टैक्स का जो मैक्सिमम हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के 100% हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, अब उसमें भी कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। तो एक तरह से देखें तो दोनों का विन-विन सिचुएशन हो गया। नो वन वांट्स टू लूज़ देयर सिचुएशन। दोनों ने अपने-अपने होल्ड को बराबर रखना चाहा। लेकिन इससे अल्टीमेटली एक कन्फ्यूजन गया, या लोगों के बीच में एक ये राय गई कि भाई वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, केवल जीएसटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी दो दो टैक्स लगेंगे जीएसटी के। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी की बात करेंगे, मेरी बात ढंग से समझें, अगर हम स्टेट जीएसटी की बात करेंगे, तो उसको हम एसजीएसटी के नाम से जानेंगे, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर हम सेंट्रल जीएसटी की बात करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब आपको दो नाम याद रखने हैं, सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। मान लीजिए यूपी टैक्स है, यूपी, तो हम कहेंगे यूपी जीएसटी। अगर वेस्ट बंगाल जीएसटी है तो वेस्ट बंगाल जीएसटी। ये स्टेट का नाम आ जाएगा, और हर एक स्टेट को अपनी कोडिंग दे दी गई। यूपी के लिए 9 है। अच्छा जी। इसी तरह सबका अलग-अलग है, 29 29 वगैरह। देखते हैं कैसे सिस्टम ये काम करता है जीएसटी का। मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, मेरी बात ढंग से सुनेंगे। वो अ, एमपी का रहने वाला है। उसने सामान बेचा मिस्टर बी को, और ये मिस्टर बी भी एमपी का रहने वाला है। यानी देखो तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, दोनों लोग एमपी में ही यानी मध्य प्रदेश में ही डील कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन का होना, वेयर द रेसिपिएंट एंड द सप्लायर बोथ आर इन द सेम स्टेट।
where the location of the supplier and location of the recipient is in the same state, then such transactions are known as intra-state transactions. अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूं मिस्टर ए दिल्ली का रहने वाला है और मिस्टर बी एमपी का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का, इसने इसको सामान बेचा या कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये दो स्टेट आ गए सामने। कितने स्टेट आ गए? दो स्टेट सामने आ गए। दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो चलो भाई, अगर इंट्रा स्टेट की बात है, सेम स्टेट की बात है, तब मेरी बात ढंग से समझेंगे, बहुत ही आसान सी चीज है, लेकिन बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे। अगर हम कहते हैं कि सेम स्टेट की बात हो रही है, एमपी टू एमपी की बात हो रही है, और सेम स्टेट है, मेरी बात ढंग से समझेंगे, तो मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अपना अपना हिस्सा कायम कर लिया है। दोनों ने अपना अपना हिस्सा कायम कर लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। तो अब इस ट्रांजैक्शन पर दो जीएसटी लगेंगे, इसको हम कहते हैं सीजीएसटी और दूसरे को कहते हैं एसजीएसटी। क्योंकि सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन है और टैक्स में अब दोनों गवर्नमेंट करेंगे, हमारा हमारा हिस्सा रहेगा हर एक ट्रांजैक्शन पर। लेकिन जब ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, तो उस केस में हम इसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब इसमें कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कहा गया यहां पर आईजीएसटी रहेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये याद रखेंगे आप। जब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द goods are in the same state, goods or services, whatever the case is, then the such transactions are known as intra-state. And in such type of transaction, we are needed to bifurcate the tax between two parts, central government tax part and the state government tax part. But if it is a case of the interstate transaction, then we are needed to charge only integrated goods and services tax, and this is the part of the central government only. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। इज इट क्लियर? तो जो कॉम्प्लिकेशंस थी उनको इस तरह से दूर किया गया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं लूज करना चाहती अपने टैक्स के हिस्से को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक बीच का रास्ता निकाला गया। एवन दो देयर इज अ स्लोगन वन नेशन वन टैक्स, बट हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर जितने स्टेट होंगे, जितने स्टेट होंगे उतने एक्ट बनेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट एक ही बनेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एक्ट 2017। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उतने ही स्टेट टैक्स अपने अपने बनाएगा जितने स्टेट्स हैं। एमपी का एसजीएसटी अलग है, यूपी का एसजीएसटी एक्ट अलग है, राजस्थान का एसजीएसटी एक्ट अलग है, दिल्ली का अलग है, सारे स्टेट्स का अलग अलग है। तो जितने स्टेट्स हैं उनके जीएसटी के एक्ट भी अलग अलग हैं, लेकिन ये कह देना कि वो सारे स्टेट्स अलग अलग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोर और लेस सारे स्टेट्स ने एक ही फॉर्मेट को यूज किया हुआ है। मोर और लेस सारे स्टेट्स ने एक ही सिस्टम, एक ही लॉ को अडॉप्ट किया है, लेकिन अपने अपने स्टेट पे थोड़े बहुत हल्के फुल्के माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। Otherwise, there are no any changes amongst the SGST, even though the sections are same. Is it clear? तो वो चीज हट गई, जो प्रॉब्लम थी वो हटा दी गई, मेन इश्यू वो हटा दिया गया। आईजीएसटी के लिए अलग एक्ट है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एक्ट 2017, इट्स अ क्वाइट सेपरेट एक्ट। तो हमारे पास इतने एक्ट हो गए, एक तो सीजीएसटी एक्ट हो गया, एसजीएसटी एक्ट हो गया और आईजीएसटी एक्ट हो गया। इसके अलावा एक और एक्ट आप देखेंगे, यूटीजीएसटी एक्ट।
यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जैसे अगर मैं कहूं कि अगर हमें बात करनी है यूनियन टेरिटरीज की, ये भी हमारे स्टेट ही होते हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो ये यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं हमारे स्टेट की तरह काम करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, विद लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेशन, विदाउट लेजिस्लेशन। यानी इनका अपना संविधान है, संविधान मीन्स अलग से एक एक्ट है, ये एक चीफ मिनिस्टर द्वारा गवर्न किए जाते हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। जबकि विदाउट लेजिस्लेशन में कोई अगर स्टेट है तो वहां यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसका अपना एक विधान है, वो दिल्ली का अपना एक असेंबली है, उस दिल्ली का कंट्रोलर एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उसके बावजूद वो यूनियन टेरिटरी है। बेसिकली यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता अगर कोई उनका लेजिस्लेशन ना हो तो। लेकिन कुछ हमारे पास यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका कुछ लेजिस्लेशन कुछ कुछ का है और कुछ का नहीं है। तो जिनका लेजिस्लेशन है वो नॉर्मल जीएसटी की तरह, नॉर्मल एसजीएसटी की तरह बिहेव करते हैं, और जिनका लेजिस्लेशन नहीं है उनको हम यूटीजीएसटी का नाम देंगे, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज इट क्लियर? जीएसटी in India comprises of CGST levied and collected by central government, ठीक है। State GST levied and collected by state governments and union territories with legislatures are union territories goods and services taxes levied and collected by union territories without legislature। हाँ या ना? तो इसने तो वही चीज बोली जो मैंने अभी बोला कि सीजीएसटी एक्ट अलग है, एसजीएसटी एक्ट उनके लिए जिनका नॉर्मल लेजिस्लेशन है प्लस यूनियन टेरिटरीज जिनका लेजिस्लेशन मौजूद है। अच्छा, लेकिन ऐसी टेरिटरीज जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, वो लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूटीजीएसटी, ये ऐसे पढ़ेंगे इसको, इतना। ठीक है ना? अब कहता है स्टेट सेम अगर है तो उसको हम इंट्रा स्टेट बोलेंगे। एज अ जनरल रूल वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर द इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, इट इज ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेस्पेक्टिवली। जी सर, क्लियर है? तो जहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लाई, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो रेसिपिएंट है वो भी उसी स्टेटमेंट है, उसी स्टेट में है। तो मैंने अभी तक आपको यही बताया, चूंकि मुझे आज आपको एक फ्रेमवर्क देना है ऊपर ऊपर से, तो आपको केवल इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ये थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ करके है, लेकिन हम आगे चलकर इसको समझ लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है जब इसके कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन की बात करेंगे तो। फिलहाल आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर हम सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वहां हमारा इसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस एक्ट पर, उस टैक्स पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एक्ट दोनों लग जाएंगे। जबकि अगर हम अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा।
और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो ना वहाँ जीएसटी आएगा, ना एसजीएसटी, वहाँ आईजीएसटी आएगा। अब ज़रा मैं बोलूँ कि ऐसे टेरिटरीज़ जिनका अपना असेंबली है, जैसे दिल्ली का है, तो उसको हम कहेंगे यूटीजीएसटी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक क्लियर कर दूँ पॉइंट। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने कहा कि सीजीएसटी में जीएसटी का रेट है 9%। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सीजीएसटी में जीएसटी का रेट है 9%। तो जितना जीएसटी का रेट सीजीएसटी में होगा, वही जीएसटी का रेट हमारा एसजीएसटी में भी होगा। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों 50-50% के बराबर होते हैं। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी का रेट होगा, उतना ही स्टेट गवर्नमेंट का भी जीएसटी का रेट होगा। और अगर आपको इंटरेस्टिंग बात बनाऊं क्या बताऊं, तो आईजीएसटी का रेट दोनों का सम होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आईजीएसटी का रेट दोनों का सम होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दैट्स इट। क्लियर है? गॉट इट? यस सर। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगर बोलता है जीएसटी रेट 18%, वी आर नीडेड टू बाइफरकेट इट बिटवीन द सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी rate 18% in the case of interstate, then plainly it is saying about the IGST. Hope so it is 100% clear. मैंने फिर बोला, केवल अगर बोलता है जीएसटी का रेट 18% है, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आधा सीजीएसटी होगा और इसका आधा एसजीएसटी होगा। अगर कहता है सीजीएसटी का रेट 18% है, होता नहीं है, तो इसका मतलब एसजीएसटी का भी रेट 18% होगा। दोनों में फर्क समझेंगे। 36% नहीं है, ना के बराबर है, वो बहुत रेयर केस में कुछ ही आइटम्स पर है। मैक्सिमम 28% है, लेकिन ठीक है। अगर बोलता है सीजीएसटी का रेट 18%, देन वी आर नीडेड टू एज्यूम कि एसजीएसटी का भी रेट 18% होगा और आईजीएसटी का रेट दोनों मिलाकर के 36% होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और याद क्या रखना है, अब तो पूरी प्रैक्टिस ही इसी पर होनी है, तो कुछ नई बात नहीं लगेगी कुछ दिन में आपको। होप सो कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर स्टेट जीएसटी की बात करें, ऐसे स्टेट जिनका अपना लेजिस्लेचर मौजूद है, जिनके अपने चीफ मिनिस्टर वर्क करते हैं, तो चाहे वो यूनियन टेरिटरी ऐसी हो, चाहे वो स्टेट हो, वहां पर एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई विदाउट लेजिस्लेचर काम करता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कमांड चलती है, तो उस केस में यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको दो चीज बता दी, पहला ड्यूअल जीएसटी और दूसरा है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये चीज मैंने आपको बता दी। देखिए, जो स्टेट अपना एक लेजिस्लेचर रखते हैं, वो हैं दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, having their own legislature for levying SGST। अब जम्मू एंड कश्मीर पहले एक इंटीग्रेटेड स्टेट था, अब उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, जे एंड के एंड दूसरा है लद्दाख। अच्छा, जे एंड के भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। ये जे एंड के जो यूनियन टेरिटरी बनी है ना, इसका अपना चीफ मिनिस्टर या विद लेजिस्लेचर होगा, और ये लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर होगा। इसका मतलब यहां पर हमारा यूटीजीएसटी लगेगा और यहां पर हमारा एसजीएसटी लगेगा। गॉट इट? पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर हमारा लेजिस्लेचर अवेलेबल है, संविधान है, वैधानिक प्रक्रिया पूरी है, संविधान तो है ही है। जहां पर वैधानिक प्रक्रिया पूरी होती है, जहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट होती है, लेकिन ऐसी स्टेट गवर्नमेंट एलजी की परमिशन से ही काम करती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही परमिशन से ही काम करती है। यानी कि जो भी उसमें विधायिकी, यानी कि जो भी कानून पास होंगे, विदाउट एलजी के पास नहीं हो सकते, उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एलजी के पास भी आ जाती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी आ जाती हैं। जबकि हम अगर विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें, तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का ही पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और एडमिनिस्ट्रेटर से ही वो सारा का सारा कामकाज संभालते हैं।
जीएसटी का कॉमन पोर्टल, चलिए इसको रहने देते हैं। अगर हम बात करें जो आधे में रह गई, एसजीएसटी कई होते हैं, जितने स्टेट उतनी बातें। तो अगर हम कहें कान यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, एमपी का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, दिल्ली का अलग है, केरला का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, एमपी का अलग है, तो सबके अपने-अपने एसजीएसटी एक्ट है, लेकिन मोर और लेस सब सेम है, ठीक है ना? देखिए, यूनियन टेरिटरीज़ विदाउट लेजिस्लेचर कौन-कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख मैंने अभी बताया, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। ये हमारे यूटीजीएसटी से गवर्न होते हैं क्योंकि इन स्टेट्स के अपने लेजिस्लेचर अवेलेबल नहीं है। तो जब लेजिस्लेचर नहीं है तो विदाउट लेजिस्लेचर कौन-कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार देखें तो इस पूरी लिस्ट में दिल्ली का नाम नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर का नाम नहीं है। तो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, लद्दाख एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। इनका अपना यूटीजीएसटी से गवर्न होगा। क्लियर? अब आते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल की बात करते हैं। क्या काम कॉमन पोर्टल है? ऑल ओवर इंडिया जितने भी अब टैक्स पेयर्स हैं, सोचिए मैं थ्रू आउट इंडिया की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूँ, जितने भी हमारे अब टैक्स पेयर्स हैं, वो सारे के सारे टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं अंडर कॉमन पोर्टल। यानी वो एक कॉमन पोर्टल पर ही काम करते हैं। जो पोर्टल हम यूपी में यूज़ करेंगे, वही कॉमन पोर्टल, वही वेबसाइट पर दूसरा टैक्स पेयर केरला को यूज़ करेगा, केरला में यूज़ करेगा, जिसका नाम है www, जिसका यूआरएल एड्रेस है gst.gov.in। क्लियर? ये है आपका gst.gov.in। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं एक वेबसाइट है जिस पर सारे के सारे टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं और इसी वेबसाइट के जरिए जीएसटी का सारा काम होता है। कोई टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होता है, किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, किसी के ऊपर नोटिस भेजी जाती है, उसको अपने रिटर्न्स जमा करने, उसको अपने टैक्स का पेमेंट करना है, उसको कंपोजिशन स्कीम में जाना है, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है, उसको कुछ भी काम होगा ए टू जेड उस एसएससी या टैक्स पेयर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी डन थ्रू दिस जीएसटी पोर्टल। नाउ द सेकंड थिंग इज कि एक और वेबसाइट हम लोग यूज करते हैं ई वे बिल के लिए। किसके लिए? ई वे बिल के लिए। ये केवल ये मत समझिएगा कि सारा का सारा काम वहीं से होगा। ई वे बिल के लिए हमारा एक और वेबसाइट यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं ई वे बिल gst.gov.in। आगे हमने gst.gov.in के आगे क्या लिख दिया? ई वे बिल, दैट्स इट। उसके लिए एक अलग वेबसाइट हो गई। अब उस पोर्टल पर जाकर के सारे के सारे ई वे बिल जनरेट किए जाते हैं। ठीक है ना? क्यों किया जाता है आगे देखेंगे हम लोग। तो आपको केवल इतना याद रखना है, अभी हमारे लिए एक कॉमन पोर्टल है, उस कॉमन पोर्टल का नाम है www.gst.gov.in। तो ये सारे के सारे फीचर्स थे जो आपको याद रखने थे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में बता दूं, कैसे काम करता है उसके बारे में बता दूं। लास्ट सेशन में मैंने आपको जितना बताया था, होप सो वो सारी चीजें आपके दिमाग में हैं। आज मेरी बात ढंग से समझिए, आज कुछ अच्छी चीजें चलने वाली हैं आपके साथ। देखा जाए, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, केवल और केवल कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये टॉपिक है। कहता है मिस्टर ए अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान। मिस्टर ए राजस्थान ये मैन्युफैक्चरर है। सप्लाइड गुड्स वैल्यूड एट रुपीज, इसने सप्लाई की है 1 लाख रुपए के सामान की। टू मिस्टर बी, किसको? ठीक है। अ डीलर इन राजस्थान, अब जो मिस्टर बी है ये भी कहाँ का है? राजस्थान। मिस्टर बी ने उस सामान को मिस्टर सी को बेच दिया। अब मिस्टर बी ने उस सामान को मिस्टर सी को बेच दिया, ये भी राजस्थान का है। सप्लाई कर दी, सेम सामान को मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दे दिया, उसमें वैल्यू एडिशन की प्लस करके 20%।
कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल बाय ए एंड बी ऑन सच ट्रांजैक्शन इफ द जीएसटी रेट इज 18%। तो जीएसटी रेट दिया हुआ है 18%। ध्यान देंगे जीएसटी रेट है 18%। लास्ट में पूछा है ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देख लेंगे उसको, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है, तीनों राजस्थान के हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सप्लाई हो रही है मिस्टर ए से मिस्टर बी को। ठीक है ना? कितने का है? 1 लाख। अच्छा, राजस्थान से राजस्थान में सप्लाई हो रही है। इधर देखिए, राजस्थान से राजस्थान में सप्लाई हो रही है। टैक्स रेट है 18%। तो प्लस कर देंगे। अब चूंकि एक ही स्टेट में है तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो दो तरह के टैक्स वसूले जाते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 18% है जीएसटी का रेट, तो 99% दोनों में बाइफरकेट हो जाएगा। 9000 यहाँ और 9000 यहाँ, टोटल मिलाकर ये हो जाएगा आपका 1,18,000। इसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू। इसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। चलिए ऊपर 1 लाख को, चलिए अब 1,18,000 रुपए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ले लिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1,18,000 रुपए दे दिया और गवर्नमेंट के अकाउंट में सीजीएसटी के नाम से 9,000 पे कर दिया और एसजीएसटी के नाम से गवर्नमेंट को पे कर दिया 9,000। कोई दिक्कत नहीं। बी को ये सामान मिला, ढंग से सुनेंगे, बी को ये सामान मिला 1 लाख रुपए में, प्लस, ढंग से देखेंगे इधर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, 1 लाख रुपए में प्लस 9,000 सीजीएसटी प्लस 9,000 एसजीएसटी। यानी बी ने टोटल अमाउंट पे किया 1,18,000, जिसमें 1 लाख अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड 9,000 अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड द रेस्ट 9,000 अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी की लायबिलिटी। कहता है मिस्टर बी ने इसमें 20% का वैल्यू एडिशन किया। कितने का? प्लस वैल्यू एडिशन 20%। तो 1 लाख में 20% का मतलब होता है 20,000। टोटल सामान कितने का हो गया सर? टोटल सामान हो गया 1,20,000। 1,20,000। हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा एक एक कदम नीचे लिख देते हैं। सीजीएसटी अब ठीक है ना, मैंने ऊपर से नीचे थोड़ा सरका दिया ताकि यहाँ पर आपको जगह पूरी मिले। ये हो गया 1,20,000। अब जो मिस्टर बी है, मैंने लास्ट सेशन में आपको ये चीज क्लियर कर दी थी, ये 9,000 अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग नाम देते हैं इनपुट टैक्स। क्या नाम देते हैं? इनपुट टैक्स। और इसी की क्रेडिट मिलती है तो हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है? अच्छा, 1,20,000 है। अब 9% फिर लगेगा, क्योंकि इस मिस्टर बी ने फिर जो सामान सेल किया है राजस्थान से राजस्थान में बेचा है मिस्टर सी को, तो 9% फिर हो जाएगा। अरे बोलो ना, 11,800 और 11,800, 10,800।
टोटल कितना हो गया? 1,41,600। अरे बोलो ना। अब गवर्नमेंट को टैक्स देने की बारी आएगी, तो इसकी ज़िम्मेदारी बनेगी 10,800 जीएसटी का दे और 10,800 फिर एसजीएसटी का दे। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देखो ना, टोटल लायबिलिटी कितनी बनी? 10,800, 10,800 मिस्टर बी की। लेकिन मिस्टर बी ये कहेगा कि भई आपको हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी आपको टैक्स दे चुके हैं ये 9,000। हम आपको ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं ये वाला भी 9,000। हमें इसकी क्रेडिट दे दो। हमें इस इनपुट टैक्स की क्रेडिट दे दो। तो माइनस हो जाएगा 9,000, माइनस हो जाएगा 9,000, इसको देना पड़ेगा 1,800, इसको देना पड़ेगा 1,800 किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने 9,000 सामान परचेज़ करते समय दे दिया था और 1,800 अब दे रहा है। टोटल मिलाकर कितना दे रहा है? 10,800 देखो ना 10,800। इसी तरह एसजीएसटी का भी कहने का मतलब गवर्नमेंट को आज तक के टोटल सेल पर इतना रुपया टैक्स चाहिए था, वो गवर्नमेंट को मिल गया। ज़रा टोटल करके देखो तो दोनों मिलाकर 11,800, दोनों मिलाकर 11,800 का पेमेंट हो गया। कैसे? ये 9,000, 1,800, 9,000, 1,800 टोटल मिलाकर 11,000। तो जितना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, सॉरी 10,800, सॉरी, सॉरी, सॉरी बाबा, सॉरी। ठीक है ना? गवर्नमेंट को उतना मिल गया जितना गवर्नमेंट को चाहिए था 10,800, 10,800 बात खत्म। ये हमारा हिसाब किताब है, बहुत ही सिंपल और प्लेन है। चूँकि मिस्टर सी कंज़्यूमर है, क्या है ये? कंज़्यूमर है, तो इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज़ टू बी पेड बाय मिस्टर सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मिस्टर सी तो पूरा 1,41,600 पे ऑफ करके झंझट खत्म करेगा और गवर्नमेंट को एक तरह से पूरा टैक्स उसने दे दिया। ठीक है ना? ये एक सिस्टम था, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब गवर्नमेंट के हाथ में रेवेन्यू कितनी आई? 10,800, 10,800 बात खत्म। सीजीएसटी के नाम से 10,800, एसजीएसटी के नाम से 10,800। सर, अब हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं, वो और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखा जाए क्या? अब हम बताने जाएँगे आपको, चलिए, मैंने जो सामान परचेज़ किया था, मैंने कोई इनपुट लिया, सेम स्टेट का है या कह सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट। मान लेते हैं 50,000 ये है और 50,000 ये है। हमने ये इनपुट लिया है सेम स्टेट से। हो सकता है मैंने इनपुट लिया हो अदर स्टेट से, तो जब अदर स्टेट से इनपुट आता है, तो अब ये तो क्लियर है कि वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता बल्कि आईजीएसटी लगेगा। मान लेते हैं 60,000 ये आ गया। मान लेते हैं 60,000 ये इनपुट पर हमने टैक्स का पेमेंट किया है, तो एक तरह से मेरी ये आईटीसी है। ये क्या है? आईटीसी। अब इस आईटीसी का यूज़, जैसे ऊपर ये आईटीसी थी 99,000, इसका यूज़ हम आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी का पेमेंट करने में कर रहे हैं। यानी टोटल हमें देना था 10,800, बट आई टुक आईटीसी ऑफ रुपीज़ 9,000 व्हिच वाज़ ऑलरेडी पेड बाय मी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग और एक्वायरिंग द इनपुट। तो जब हम इनपुट ले रहे थे उस समय जो मैंने टैक्स का पेमेंट किया था, आज की डेट में वो मेरे लिए एसेट है और मैं उससे लायबिलिटी की, अपनी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता हूँ। मेरी बात ढंग से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेरे पास ये 3 अमाउंट पड़े हुए हैं। सीजीएसटी में मेरे पास 50,000 क्रेडिट पड़ी हुई है। मुझे सरकार को जब टैक्स देना होगा ना, मैं इस 50,000 को यूज़ कर लूँगा। मेरे पास एसजीएसटी में 50,000 पड़ा हुआ है, उस 50,000 को यूज़ कर लूँगा। मेरे पास आईजीएसटी में 60,000 पड़ा हुआ है, ना आई कैन यूज़ 60,000 फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैंने ये नहीं बोला किसके अगेंस्ट कौन-सी। अगर मैं बोलूँ कि मेरी बात ढंग से समझेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से। जब आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट होती है ना,
तो सबसे पहले आप इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें होती है। सेकंड प्रायोरिटी यानी सेकंड पार्ट में हम सीजीएसटी को पिक करते हैं और उसके क्रेडिट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेज में एसजीएसटी की क्रेडिट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात ढंग से समझेंगे? ये तीनों अलग-अलग हैं। अगर कन्फ्यूज़न है तो बस इतना समझो कि मैंने कोई सामान खरीदा इसी स्टेट का इसी स्टेट में, तो मेरे ऊपर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा। तो जो मैंने पेमेंट किया सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स का सामान खरीदते समय, वो मेरे लिए एक एसेट का काम करेगा, वो हमारे लिए एक क्रेडिट का काम करेगा। अब जब मैं ये सामान किसी दूसरे को बेचूँगा, तो सरकार हमसे जो टैक्स लेगी, हम कहेंगे भैया हम ऑलरेडी खरीदते समय टैक्स दे चुके हैं, अब बेचते समय उतना टैक्स तो नहीं देंगे, हम उस टैक्स को सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस टैक्स तुम हमसे ले लो, क्लियर है? हाँ सर, वही तो टैक्स लायबिलिटी नेट बचती है। अब अगर मैंने कहा कि आईजीएसटी में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, अब चूँकि माल खरीदते समय मैंने टैक्स दे दिया, माल खरीदते समय मैंने टैक्स दे दिया सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, तो कहा गया सबसे पहले आप आईजीएसटी को यूज़ करो। सबसे पहले आप आईजीएसटी को यूज़ करो आईजीएसटी की लायबिलिटी को मीट आउट करने में। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है आईजीएसटी में, तो उसका यूज़ कर सकते हो सीजीएसटी की लायबिलिटी को मीट आउट करने में। उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है, तो एसजीएसटी की लायबिलिटी में मीट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है नहीं, 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 नहीं ना, मैं ना आईजीएसटी की लायबिलिटी में सबसे पहले यूज़ करूँगा, ठीक है। वो ये कहता है कि मेरे पास आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी है, मुझे लायबिलिटी देनी है आईजीएसटी की, मैं सबसे पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी में यूज़ करूँगा। उसके बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं एसजीएसटी में यूज़ कर लूँ और उसके बाद जो बैलेंस बचा रहेगा वो मैं सीजीएसटी में यूज़ करूँगा। तो यस, ही कैन डू सो इन दिस वे आल्सो। यहाँ पर कोई रेशियो नहीं बना हुआ है कि एसजीएसटी में इतना है, सीजीएसटी में इतना, ना, 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 ना। वो सामने वाला बंदा चाहे दोनों में आईजीएसटी को 50-50 यूज़ कर ले, इन दोनों में, या 60-40, 40-60, 10-90, 90-10, 100% 0, 0, 100%, जैसे यूज़ करना चाहे वो कर सकता है किसी भी रेशियो में। अच्छा, आईजीएसटी की क्रेडिट को यूज़ करने के बाद हम सबसे बाद उसके बाद आईजीएसटी की क्रेडिट को यूज़ करने के बाद हम सीजीएसटी की क्रेडिट को उठाएँगे और उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सीजीएसटी की क्रेडिट को सीजीएसटी की लायबिलिटी से मीट आउट करने की कोशिश। उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ क्रेडिट बच जाती है, तो हम आईजीएसटी में इस आईजीएसटी की लायबिलिटी को यूज़ करने में करेंगे सीजीएसटी की क्रेडिट का यूज़। अच्छा, उसके बाद हम उठाते हैं सीजी एसजीएसटी। एसजीएसटी से सबसे पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी को निपटाएँगे। उसके बाद अगर पैसा बच गया तो हम हो सकता है तो आईजीएसटी की लायबिलिटी को निपटाएँ। मेरी बात ढंग से समझें। सीजीएसटी की क्रेडिट को एसजीएसटी की लायबिलिटी में आप मीट आउट नहीं कर सकते, ये याद रखेंगे, ये गलत है। और एसजीएसटी की क्रेडिट को सीजीएसटी की लायबिलिटी में मीट आउट नहीं कर सकते, यानी क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सीजीएसटी का एसजीएसटी में यूज नहीं हो सकता, इसकी क्रेडिट इसकी लायबिलिटी में नहीं यूज हो सकती। एसजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है, उसको हम सीजीएसटी की लायबिलिटी में मीट आउट नहीं कर सकते, ये क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ये याद रखेंगे। हाँ, मैंने कहा कि अगर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, भई मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी लो, चाहे चूँकि फर्स्ट और सेकंड सेशन है ना, तो बिल्कुल इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैंने कोई सामान परचेज़ किया, सेम स्टेट से, तो मैंने 2 टैक्स दिए होंगे। मैंने सीजीएसटी दिया होगा और एसजीएसटी दिया होगा। इसका मतलब इसका मुझे आईटीसी मिलेगा, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। मान लेते हैं दोनों का टैक्स मैंने दिया 10,000 और 10,000। मैंने ये सामान सेल किया है सेम स्टेट में, मैंने ये सामान सेल किया है अदर स्टेट में बनने के बाद,
और अगर सेम स्टेट में सेल किया है तो मेरे ऊपर 2 तरह की लायबिलिटी आ जाएँगी, सीजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी और एसजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी अगर सेम स्टेट है तो। अगर किसी दूसरे स्टेट में सेल किया है तो आईजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं इसकी लायबिलिटी है 6000, इसकी है 6000 और इसकी है 8000, ठीक? अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? हमको गवर्नमेंट को चलो हम मान लेते हैं 10,000। अब गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना है। मुझे सेल करने पर जितनी लायबिलिटी आएगी, इसका मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है पे करो, पे करो। सबसे पहले आप आईजीएसटी की क्रेडिट को उठाएँगे। मेरे पास तो आईजीएसटी की कोई क्रेडिट है ही नहीं। मेरे पास आईजीएसटी की कोई क्रेडिट है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले सीजीएसटी की क्रेडिट को उठाऊँगा। मुझे गवर्नमेंट को 20,000 देने हैं, 32,000 22,000 देने हैं, 22,000 टोटल लायबिलिटी देनी है। लेकिन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है? 20,000। तो मुझे इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिल लेगी। सबसे पहले सीजीएसटी की क्रेडिट को उठाएँगे और सीजीएसटी से मीट आउट कर लेंगे। तो 10,000 में 6,000 यहाँ चला गया। बाकी 4,000 हम आईजीएसटी में मीट आउट कर लेंगे। 10,000 आपने सीजीएसटी का यूज़ कर लिया। अच्छा, इसके बाद एसजीएसटी में 10,000 है, तो सबसे पहले एसजीएसटी से निपटाएँगे 6,000। बोलो ना, एसजीएसटी से एसजीएसटी की लायबिलिटी को निपटाएँगे और 4,000 जो बच गया वो आईजीएसटी में चला जाएगा। अब देखो ना, माइनस हो गया 10,000, माइनस हो गया 10,000। आपको देना है 2,000। कहाँ से दें? मेरी बात ढंग से समझें। ये तो आपकी कुछ भी नहीं बची लायबिलिटी, ये भी आपकी लायबिलिटी ज़ीरो हो गई। 2,000 जो अब हमारा जाना है ना, वो आईजीएसटी के नाम पर जाएगा, टैक्स का पेमेंट। बस ये याद रखिए। क्लियर हुआ? उल्टा केस ले लेते हैं। मैंने परचेज़ किया, मैंने परचेज़ किया अदर स्टेट से। तो इसका मतलब मैंने आईजीएसटी का पेमेंट किया होगा और उसकी क्रेडिट अब हमें मिलेगी कितने रुपए की? 20,000 की। मैंने सेल किया सेम स्टेट में और वहां पर सीजीएसटी की लायबिलिटी आएगी, मान लेते हैं 6,000 और एसजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, मान लेते हैं 6,000 और हमने सेल किया है कुछ सामान अदर स्टेट में, तो यहाँ पर आईजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, मान लेते हैं 10,000। ठीक है ना? ये हमारा केस है। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी पेड अमाउंट है 20,000 जबकि हमको टोटल देना है 22,000। इसका मतलब 2,000 ही देना है, लेकिन किस अकाउंट में देना है? सीजीएसटी के नाम से लायबिलिटी बनेगी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, वो देखने वाली बात है। सबसे पहले हम आईजीएसटी की क्रेडिट को उठाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? आईजीएसटी की। और इस आईजीएसटी की क्रेडिट को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे आईजीएसटी की लायबिलिटी से। किससे? हम आज रफ बता रहे हैं, मीन्स आपको कल समझा रहे हैं। ये आईजीएसटी से उठाया मैंने। 10,000 मैंने यहाँ से माइनस करके कहाँ यूज़ कर लिया? आईजीएसटी का आईजीएसटी। अच्छा, अभी भी मेरे पास आईजीएसटी में 10,000 पड़ा है। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको सारा का सारा सीजीएसटी में यूज़ कर लूँ। लो कर लिया। अब मेरे पास केवल 4,000 बचा हुआ है। देखो आईजीएसटी की क्रेडिट 16,000 माइनस हो गया, 4,000 बचा है। आप 4,000 यहाँ यूज़ कर लो। आप चाहते आप चाहते तो यहाँ 4,000 यूज़ कर सकते थे, यहाँ पूरा 6,000 यूज़ कर सकते थे। आप चाहते तो ऐसे ही यूज़ होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में यूज़ किया जा सकता है आईजीएसटी की क्रेडिट को सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई उसके लिए सेट रूल नहीं है। ये सिस्टम है। देखो ना, नेट 2,000 की ही लायबिलिटी आई मेरे पास। अगर ये मान लेते हैं तो हमारे पास ये 0 बचा माइनस 4,000, ये हो जाएगा 0। इधर मेरा ये 0, इधर 2,000 की लायबिलिटी मेरी एसजीएसटी में पेमेंट करने के लिए बची, बाकी सब 0।
2000 ही आना था। दैट्स इट। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, आने वाले क्वेश्चंस तो ऐसे ही करने हैं। लेकिन देखिए ना, इससे हमको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि हम लोग यू जीएसटी की क्रेडिट का यूज़ कैसे करेंगे? कैसे हम लोग किसी से पैसे चार्ज करते हैं? आज बिल्कुल बेसिक चला है, समझ में आया, बल्ले-बल्ले, नहीं समझ में आया तो ठल्ले-ठल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग का लंबा रास्ता है और ये बिल्कुल शुरुआत है। और मैंने आपको ये इंट्रोडक्टरी इतना ज़्यादा कैलकुलेशन बता दिया, अदरवाइज़ इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू गो विद ऑल दीज़ क्वेश्चन्स हियर इन द फर्स्ट चैप्टर। लेकिन ठीक है, बेसिक मोटा-मोटी मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिमाग में डाल दिया। नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके साथ बैठेंगे ना, तो हम ये मान लेंगे थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। हम ये मानेंगे ही नहीं कि आपको ज़्यादा कुछ समझ में आया। मुझे मालूम है आ गया होगा, लेकिन मैं ये मान कर चलूँगा आपको बहुत कम समझ में आया या बिल्कुल मैंने कुछ बताया ही नहीं। जब भी न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स की बात आएगी तो। Again, we will solve the questions in the same way by assuming that you are knowing nothing about the tax liability, CGST credit, SGST credit. You are only familiar with those words now. आप केवल उन वर्ड्स के साथ फ़ैमिलियर हो चुके हो, बस मैं ये मान करके आगे बढ़ूँगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं मानूँगा। तो आपके अगर दिमाग में थोड़ी भी टेंशन है, तो बिल्कुल रिमूव कर दें, क्योंकि आने वाला समय तो आप ही का है और मुझे ही आपको समझाना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। इज़ इट क्लियर? चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर जब आप स्टडी मैट पलटते हैं, तो आपको लगता है, अरे! वहाँ तो कई सारे क्वेश्चन्स दिए हैं, सर ने तो कुछ कराया ही नहीं। अरे भैया, थोड़ा-सा मैंने कोरम पूरा किया है, अदरवाइज़ इट वाज़ ऑफ नो यूज़ टू solve these questions over here under the first chapter। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए